हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 8 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हमारा मनाया जाता है 7 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को ICOA इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो आप देखिएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम 2019 से लेके 2023 तक एक ही थीम है। क्या है थीम? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। क्या है थीम? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो ये 2019 से लेके 2023 तक इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे का थीम है। बात करें ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? फैंग ल्यू। फैंग ल्यू यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS फैसिलिटी किस डेट के बाद 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगी? तो किस डेट के बाद नहीं, मतलब किस डेट से RTGS फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल रहेगी? अभी क्या है, अभी तक सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहती है, लेकिन RBI ने कहा है कि 24 दिसंबर, कब से? 24 दिसंबर 2020 से लेकर आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जो हमारी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फैसिलिटी यानी RTGS फैसिलिटी है वो 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगी। लास्ट ईयर ही RBI ने नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट को भी बोल दिया था कि 24/7, सेम इसी पीरियड में यानी दिसंबर 2019 में लेफ्ट को 24/7 किया था और अब दिसंबर 2020 में RTGS को 24/7 कर दिया गया है। RTGS के लिए जो रेगुलेशन के लिए रूल लॉन्च किए गए थे वो 2013 में लॉन्च किए गए थे, RTGS रेगुलेशन रूल्स। तो आप देखिएगा, वैसे इंडिया में RTGS इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो मार्च 2004 में इंडिया में RTGS इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा एशियन ऑफ द ईयर एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है 6 लोगों की। आपको बताना है एशियन ऑफ द ईयर लिस्ट को किसने टॉप किया है? तो एशियन ऑफ द ईयर लिस्ट को टॉप किया है झांग योंगजेन। मैंने आदर पूना वाला लगा दिया, हालांकि इंडिया से इन्होंने टॉप किया है। तो झांग योंगजेन ये चाइना से बिलोंग करते हैं जिन्होंने एशियन ऑफ द ईयर लिस्ट को टॉप किया है। ये जो एशियन ऑफ द ईयर लिस्ट है ये 6 लोगों की लिस्ट है जिसको टॉप किया है झांग योंगजेन जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। जो आदर पूना वाला है इस लिस्ट में 6th प्लेस पे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं आदर पूना वाला। कौन? ये हैं आदर पूना वाला, एशियन ऑफ द ईयर की लिस्ट में 6th प्लेस पे हैं। अच्छा, ये जो 6 पीपल्स की लिस्ट है एशियन ऑफ द ईयर, ये लिस्ट इसलिए बनाई गई है कि कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने में इन 6 लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इन 6 लोगों को दी वायरस बस्टर्स कहा गया है। दी वायरस बस्टर्स ये 6 लोग कहे गए हैं द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा। तो आप देखिएगा, द एशियन ऑफ द ईयर लिस्ट 6 लोगों की लिस्ट है जिसको टॉप किया झांग योंगजेन ने। इंडिया से इस लिस्ट में शामिल है आदर पूनावाला, 6th प्लेस पे हैं। आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है उसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरी एंडरसन जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास यानी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना है कॉरी एंडरसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो कॉरी एंडरसन बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। कहाँ से? न्यूजीलैंड से। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं कॉरी एंडरसन। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में अभी तक खेला करते थे। रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर दोबारा कौन बन गई? जैसिंडा ऑर्डन। रिसेंटली न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी भी लॉन्च की थी, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं रवि पटवर्धन, आप देख पा रहे होंगे, इनको जानते ही होंगे, रवि पटवर्धन जाने माने मराठी एक्टर थे रवि पटवर्धन, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा ये देख लीजिए, ये हैं दिनेश्वर शर्मा, वर्तमान में लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर थे, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। इससे पहले ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के 25th डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। डायरेक्टर जनरल तो कुछ होता नहीं है IB में। तो आप देखिएगा, दिनेश्वर शर्मा और रवि पटवर्धन दोनों का निधन हो गया और इनकी फील्ड जरूर याद रखिएगा, एक है एक्टिंग और दूसरे हैं एडमिनिस्ट्रेटर यानी सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली वॉस कॉन्क्लेव का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो रिसेंटली वॉस कॉन्क्लेव का 7वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये आप देख सकते हैं। वॉस मतलब वाटर सैनिटेशन हाइजीन कॉन्क्लेव। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया है यूनिसेफ और पंचायती राज मिनिस्ट्री का जो ये डिपार्टमेंट है NIRDPR। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये NIRDPR का फुल फॉर्म है। इसने यूनिसेफ के साथ मिलकर ये वॉस कॉन्क्लेव का 7th एडिशन ऑर्गेनाइज किया है। जो ये वॉस कॉन्क्लेव का 7th एडिशन था, इसका फोकस एरिया क्या था? तो हाइजीन मैटर्स, ये था इसका फोकस। आप यहाँ देखिएगा, इंडिया का टारगेट है 2024 तक 2024 तक सभी स्टेट्स में सभी हाउस होल्ड को टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, जिसके लिए वॉश इनिशिएटिव रन किया जा रहा है, वॉश कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वैसे यूनिसेफ इसमें शामिल है, तो यूनिसेफ के विषय में आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कब स्थापना हुई थी? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में यूनिसेफ की हेड कौन है? हेनरिएटा H. फोर। नया क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप करेगा? तो रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री ने, यानी श्रीपद येसो नायक, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि एक आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेटअप की जाएगी। क्या? आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप किया जाएगा। और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बिना कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेटअप नहीं किया जा सकता है। तो आयुष मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री साथ मिलकर आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप करेंगे। इसमें क्या होगा? आयुष रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगे उनके एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स को मैनेज किया जाएगा। और ये जो आयुष के प्रोडक्ट होंगे ये HS जो कोड होता है या स्टैंडर्ड होता है, HS स्टैंडर्ड को वेरीफाई करेंगे। HS क्या होता है? एक्सपोर्ट का एक टर्म है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम। हार्मोनाइज्ड सिस्टम HS कोड होता है। ये कर देने के बाद हर जगह पे कस्टम ड्यूटी के लिए आपके टैंक ओपन नहीं किया जाते हैं, चेक नहीं किया जाता है। जो HS कोड होता है ये 6 डिजिट का कोड होता है। आप देखिएगा 6 डिजिट का कोड होता है HS कोड। यह क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली भूटान के साथ किस कंट्री द्वारा उसका पहला PTA एग्रीमेंट साइन किया गया है? PTA मतलब प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तरजीही व्यापार समझौता। तो रिसेंटली बांग्लादेश ने अपना फर्स्ट PTA एग्रीमेंट साइन किया है। अभी तक बांग्लादेश ने किसी भी कंट्री के साथ अपना PTA एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। अब बांग्लादेश ने अपना फर्स्ट PTA एग्रीमेंट साइन किया है भूटान के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये है बांग्लादेश और यहीं पे पास में है भूटान। मैं बता दूं आपको 1971 में जब बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना था तो भूटान पहला कंट्री था जिसने बांग्लादेश को एक राष्ट्र के तौर पे मान्यता दी थी। और अब बांग्लादेश ने अपना फर्स्ट PTA एग्रीमेंट किया है भूटान के साथ। बांग्लादेश की बात करें तो क्यों चर्चा में है? बांग्लादेश का एक भाषण 4 आइलैंड बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को शिफ्ट किया जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से आ रहे हैं और बांग्लादेश में भाषण 4 आइलैंड पे शिफ्ट किया जा रहा है। उसके अलावा एक DG हार्ट पोर्टल भी बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था सैक्रिफाइसिंग एनिमल को सेल करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की? शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। यह क्वेश्चन देखते हैं, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन वाले डे, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे होता है उसी दिन हमारा आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 दिसंबर को। ये जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है ये तीनों सेनाओं की, यानी थल सेना, जल सेना, नौ से और वायु सेना, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों द्वारा साथ में मनाया जाता है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे को फ्लैग डे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप देखिएगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड ये स्थापित किया गया है एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड। आप सभी को पता होगा रॉयल इनफील्ड का क्रेज बहुत इंडिया में है, तो उस पर एक बुक लिखी गई है इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड। इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है अमृत राज ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं और रॉयल इनफील्ड का ये मॉडल भी देख सकते हैं। अमृत राज ने एक बुक लिखी है इंडियन आइकन द कल्ट कॉल्ड रॉयल इनफील्ड। आप ये याद रखिएगा, इस बुक का नाम और अमृत राज का नाम, दोनों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी नई चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई हैं? तो NDDB की नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं वर्षा जोशी। वर्षा जोशी IAS ऑफिसर हैं, आप यहाँ देख लीजिए, ये हैं वर्षा जोशी। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
इसकी नई चेयरपर्सन अपॉइंट हो गई हैं। अच्छा, वर्षा जोशी ने किसको रिप्लेस किया है? तो दिलीप राठ को रिप्लेस कर दिया है। कल मैं बताया था आपको उदय शंकर फिक्की के नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो अब वर्षा जोशी एनडीडीबी की चेयरपर्सन बन गई हैं। एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बात करें तो 1965 में स्थापना की गई थी वर्गीस कुरियन द्वारा, जिनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही साथ वर्गीस कुरियन, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को भी लॉन्च किया था। वैसे एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहीं पर एनडीडीबी का हेडक्वार्टर है। और अब इसकी नई चेयरपर्सन हो गई हैं वर्षा जोशी। वर्षा जोशी अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में सेक्रेटरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की जो 20th मीटिंग है उसको किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो एससीओ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, इसकी जो 20th मीटिंग है इसको कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वैसे जो 19th मीटिंग है एससीओ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो देखिए इंडिया ने होस्ट किया है, लेकिन वर्चुअल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस बार न्यू दिल्ली इसको होस्ट कर रहा था। और ये जो 19th मीटिंग थी एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इसको मतलब कि इसकी अध्यक्षता किसने की? तो एम वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा की गई। एससीओ में काउंसिल ऑफ हेड्स होता है ऑफ द स्टेट्स। जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स होता है उसमें हमेशा प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा। लेकिन जो काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स होता है इसमें ज़रूरी नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही पार्ट लें, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट को कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इस बार एम वेंकैया नायडू ने जो 19th मीटिंग थी एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, इसको एम वेंकैया नायडू जी ने चेयर किया। और जो 20th मीटिंग है ये कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में होनी है। एससीओ की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापना हुई थी। इंडिया 2017 में इसका मेंबर बना था। वर्तमान में एससीओ में टोटल 8 मेंबर हैं। कितने? 8 मेंबर हैं। और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फुल फॉर्म भले ही संघाई से हो, लेकिन एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। और कजाकिस्तान आप देख लीजिए, ये है मैप में कजाकिस्तान। कैपिटल है इसकी नर सुल्तान, पिछले साल ही चेंज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता श्रीवास्तव रिसेंटली किस यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर अपॉइंट हुई हैं? तो संगीता श्रीवास्तव रिसेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, कहाँ की? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर अपॉइंट हुई हैं। ये देख लीजिए, ये हैं संगीता श्रीवास्तव। अभी तक राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर ये वाइस चांसलर थी। रिसेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर हो गई हैं। देखिए, जो स्टेट रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनका चांसलर हमेशा उस स्टेट का गवर्नर होता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसका चांसलर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। रिसेंटली संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर बनी है। तो चांसलर कौन होगा इस यूनिवर्सिटी का? आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की गवर्नर भी हैं। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा, 200 करोड़ का एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड रिलीज किया है बीएससी के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 8th एडिशन किस सिटी द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत का जो फेस्टिवल होता है उसको होस्ट किया जाएगा इस बार गुवाहाटी द्वारा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह, अभी इसके मिनिस्टर हैं। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 8वां एडिशन गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके पहले जो 7th एडिशन हुआ था 2019 में, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है तो सिर्फ वहीं हो सकता है जिस स्टेट से रिलेटेड है। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इस बार गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और आप याद देखिएगा, फोकस क्या होगा इस फेस्टिवल का? फोकस होगा ग्रो एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। क्या होगा? ग्रो एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19, ये होगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हो रहा है इस दौरान नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आइडिएशन कॉन्क्लेव को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आइडिएशन कॉन्क्लेव ये गुवाहाटी में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केट रूबिन ने पहली बार सक्सेसफुली रेडिश क्रॉप को स्पेस में उगाया है। रेडिश मतलब मूली। पहली बार मूली की क्रॉप को यानी फसल को सक्सेसफुली स्पेस में उगाया गया है। आप बताना ये जो केट रूबिन है ये किस स्पेस एजेंसी से बिलोंग करती हैं? तो केट रूबिन बिलोंग करती है नासा से। ये देखिए, ये है केट रूबिन। इन्होंने सक्सेसफुली मूली को उगाया है कहाँ पे? ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है।
तो कैट रूबिन नासा से बिलोंग करती हैं। 2021 में जो ये मूली की फसल है ये अर्थ पर वापस आएगी, तब तक इसको कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा। तो नासा वर्ल्ड की फर्स्ट स्पेस एजेंसी हो गई है जिसने मूली को सक्सेसफुली उगाया है कहाँ पे, स्पेस में। और वर्ल्ड की सेकंड कंट्री कौन हो गई है जिसने फ्लैग को होस्ट किया है चंद्रमा पर, वो है चाइना। नासा की बात करें और ये कैट रूबिन, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नासा की बात करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है, जिम ब्रिडेनस्टीन इसके डायरेक्टर हैं। यह क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन के कारण फर्स्ट लीगल डेथ ये किस कंट्री में कंसीडर की गई है या फिर रिपोर्ट की गई है। तो एयर पोल्यूशन के कारण पहली कानूनी मौत यानी लीगल डेथ ये हुई है यूके में। कहाँ पे, यूके में। आप यहाँ देख लीजिए कि एक 9 ईयर ओल्ड बच्ची थी 3 वर्ष पहले, इसका नाम है एला। लंदन में एक बिजी ट्रैफिक एरिया वाली सिटी में रहती, मतलब कि एक रोड के पास रहती थी एला। 3 वर्ष पहले इसका निधन हो गया। सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही थी, 27 टाइम ये हॉस्पिटल गई लेकिन इसका निधन हो गया। काफ़ी समय तक लीगल लड़ाई लड़ती रही इनकी माँ कि एयर पोल्यूशन के कारण उसकी बच्ची की मौत हुई और कोई उसकी बीमारी नहीं थी। अब वो लड़ाई जीत गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है विश्व में फर्स्ट लीगल डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन ये यूके यानी कि ब्रिटेन में हुई है। और उस बच्ची का नाम याद रखिएगा, एला। 9 ईयर ओल्ड ये बच्ची थी, 3 वर्ष पहले इसकी मौत हो गई। यूके इस समय बहुत फेमस है क्योंकि जो अम्बेडकर हाउस है उसको म्यूजियम में बदल रहा है यूके। और जो फाइजर की वैक्सीन है उसको पहली बार अप्रूवल दिया है यूके द्वारा। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके नए चीफ कोच कौन अपॉइंट हुए हैं। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच यानी चीफ कोच अपॉइंट हुए हैं राधा कृष्णन नायर। यहाँ देख लीजिए, ये हैं राधा कृष्णन नायर, ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ कोच अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, राधा कृष्णन नायर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो बहादुर सिंह को रिप्लेस कर दिया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखिएगा 1946 में स्थापना हुई थी और अब इसके चीफ कोच कौन बन गए हैं, राधा कृष्णन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्हलगांव रिसेंटली एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया है। आपको बताना है कन्हलगांव किस स्टेट में स्थित है। तो कन्हलगांव स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित, महाराष्ट्र में। कन्हलगांव समेत लगभग 10 ऐसी साइट्स थी जिनको रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया है। जो ये कन्हलगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत ही यूनिक एरिया है। क्यों, देखिए 270 किलोमीटर का, लगभग 270 स्क्वायर किलोमीटर का ये फॉरेस्ट रेंज है। ये जो कन्हलगांव फॉरेस्ट रेंज है ये तेलंगाना के कंवल टाइगर रिजर्व को, क्या, तेलंगाना के कंवल टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं टाइगर कॉरिडोर हो गया है कन्हलगांव। ये तेलंगाना के कंवल टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। तो कंवल टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, आप दोनों का प्लेस जरूर याद रखिएगा। तो जो कन्हलगांव है इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में टोटल 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई हैं। यहाँ पे देखिएगा, महाराष्ट्र में मैप में देखना चाहें आप तो ये है महाराष्ट्र। यहाँ पर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, तो यहीं पर है आपका कन्हलगांव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व है और ये तेलंगाना का यहाँ पे कंवल टाइगर रिजर्व है जिसको बीच में जोड़ता है कन्हलगांव टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, सभी को पता है, उद्धव ठाकरे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।